नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन। और इस विधा का प्रकार है उपन्यास अंश और इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उनका जन्म 1911 ईस्वी सन और निधन 1987 ईस्वी सन में हुआ। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञे जी का नाम एवं प्रदान ने योगदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्बा जो कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911 से लेकर 1915 तक का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में कार्य किया। अज्ञे जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद्र के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है, गोदान का मतलब होता है गाय का दान। इसके बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास हो तो वो था शेखर एक जीवनी। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। कितनी नाव में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहरी, अरि ओ करुणा, प्रभामयी उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तकों का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी में लिखा गया। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती। बचपन के उनके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है। चंद्रशेखर यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद पर लिखा हुआ यह उपन्यास आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा देश पहले गुलाम था और उसकी आज़ादी के लिए बहुत से महापुरुषों ने अपनी अपनी तरफ संघर्ष करा। उनमें थे गांधी जी। गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब न बह पाया तब हाथों से खींचकर अपने को बहाने लगा। यानी कि जिस तरह से हम नाव को पानी में आगे ले जाते हैं उसी तरह से वो अपने आप को इस आंदोलन से जोड़ने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों में संवेद पुकार यानी सामूहिक पुकार उस तक पहुँचती, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुँह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित यानी प्रसन्न हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुँह हो काला। इसके आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही एक अंकुश था जो उसे निरंतर यानी लगातार उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित क्या करता था। एक दिन घर में माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे यानी कि कमरे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी यानी तेजी से जलने उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला।
थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए। यानी माँ ने चांटे लगाए जिसके कारण गाल लाल हो गए। सारे कपड़े जलने के कारण राख का ढेर हो गया। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि वह शिशु से अंग्रेजी बोलना जानता है पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी यानी कि ईसाई धर्म उपदेशक था, जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं पर दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिससे मैं घृणित समझता हूँ उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य यानी कि मजबूर हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया। उस चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित यानी साबित करने के लिए और गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति यानी याद अभी ताज़ा थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों ही रखती, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन आंदोलन, भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी हैं और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत यानी लगातार कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल यानी कि मोटा यानी बड़े आकार का प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की यानी हाथ से लिखा हुआ लेख और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वो जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती थी, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता से अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। एक दिन क्या हुआ कि शेखर के पिता दौरे पर जा रहे थे यानी कि निरीक्षण करने, और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर यानी कि बहुत उत्सुक होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी नहीं जानता और तनिक और रोप से कहा, माई नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ ना होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे ना देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में
यह संदेह उठ रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ को दोहरा रहा हो। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा। उत्तर कोई नहीं दिया। पिता ने क्रुद्ध स्वर में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर ना देने की गुस्ताखी यानी गलती करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। इस तरह इस उपन्यास अंश में लेखक ने शेखर के बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों को बताया और आगे चलकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो थे चंद्रशेखर आज़ाद।